हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनिमल फाइबर के अंतर्गत ऊन के बारे में पढ़ा और इस वाले में हम लोग देखेंगे सिल्क के बारे में। ठीक है, जैसे ऊन एक प्रोटीन से बना होता है, ऊन का रेशा, वैसे सिल्क भी प्रोटीन से बना होता है और ये बहुत ही सुंदर, अलौकिक चमक, आकर्षण और कोमलता, मजबूती, दृढ़ता, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इनमें इतने सारे गुण होते हैं जिससे ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, रेशम को सभी वस्त्रों की रानी बोलते हैं। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी बोलते हैं, क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स। ठीक है, अब देखो रेशम कैसे बनता है। तो शहतूत के पत्तियों पे रेशम के कीड़े से, और उनका एक लाइफ साइकिल है, वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। बाकी अब थोड़ा सा इसका ओरिजिन जान लो। तो देखो, इतिहास इसका मतलब ये है कि चीन में रेशम का सबसे पहले उत्पादन हुआ। मतलब कि रेशम का जन्मदाता कौन है? चीन। ठीक है, और इसके मतलब उत्पत्ति को लेके बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें एक ये कथा है कि चीन की महारानी थी, सी लिंग ची नाम था उनका। वो चाय पी रही थी तो पेड़ पे लटक रहे कोकून को देखा, फिर उस कोकून को पकड़ के गर्म चाय में डाल दिया। फिर देखा उन्होंने कि कोकून चमकदार हो गया, खूबसूरत हो गया और रेशे में लिपटा हुआ है। तो मतलब इनसे उन्होंने, मतलब एक ये था कि चीन में वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। ये कहानी है। ठीक है, अब देखो, जो चीन की वो महारानी थी जिन्होंने कोकून को देखा था सर्वप्रथम, सी लिंग ची उनका नाम था। देख लीजिए, वैसे तो पता नहीं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। सी लिंग ची, देख लीजिए, सी लिंग ची। सी, इन लोग का नाम ऐसे ही होता है, सी लिंग ची। ठीक है, तो ये उत्पत्ति हो गई, मतलब कि क्या कहते हैं, वस्त्रों का निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गया। तो इन्हीं को पूरा श्रेष्ठ दिया जाता था कि ये इन्हीं की वजह से सब कुछ, मतलब श्रेय दिया जाता था कि इन्हीं की वजह से हुआ है, ये चीज़ हमें मिला है। तो इन्हें रेशम की देवी कहा जाने लगा, सी लिंग ची को। फिर चीन से जापान, जापान से और देशों में, मतलब इसका जो है तकनीकी, सारी तकनीकें अपनाई जाने लगी रेशम उत्पादन की। ठीक है, और वर्तमान में जो है वो जापान रेशम उत्पादन में सबसे पहले स्थान पे है और भारत का रेशम उत्पादन में चौथा स्थान है। मतलब फर्स्ट आपका है जापान और आपका फोर्थ पे है आपका इंडिया। ठीक है, और रेशम के प्राचीन नाम भी देख लीजिए। पहले उसका रेशम का प्राचीन नाम क्या क्या था? केटजा था, पट, उसके बाद आपका था पीताम्बर, उसके बाद तसर, ये याद रखिएगा, चिन्नपट, ठीक है, और पटवस्त्र। ये सब रेशम के पुराने नाम हैं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि भारत में भी एक नज़र देख लीजिए कहाँ कहाँ रेशम उत्पादन के लिए मशहूर है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर, J&K लिख देती हूँ, J&K, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका है मैसूर, कर्नाटक। ये रेशम उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। और जो तसर रेशम का उत्पादन होता है वो बंगाल और बिहार में होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तसर इसका उत्पादन मुख्यतः बंगाल और बिहार में होता है। ठीक है, आसाम में मूंगा होता है, एक सेकेंड, आसाम में। और उसके बाद आपका एरी रेशम का उत्पादन भी आसाम में होता है।
ठीक है। ये मेन उत्पादन केंद्र हैं, बाकी तो आपका होता ही है, जहाँ जहाँ बनारस में भी होता है, कर्नाटक, हैदराबाद, उड़ीसा, ये सारी चीज़ों में होता है। ठीक है। अब देखिए आप मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क, रेशम का उत्पादन देख लीजिए। देखो, रेशम का उत्पादन तब होता है जब रेशम के जो कीड़े होते हैं वो अपने मुंह से जो लार निकालते हैं, जब वो वातावरण के संपर्क में आके, हवा के संपर्क में आकर सूख के रेशा बन जाता है, तो वही रेशम होता है। ठीक है। और अब ये मतलब आपने तो मतलब चीन वाली कथा के अनुसार कि रेशम का कोकून देखा, फिर उसे चाय में डाला, तो ये मतलब एक आइडिया ये आया कि क्यों हम मतलब ऐसे वेट करें, हम उसका पालन भी कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बहुत बढ़ा भी सकते हैं, जिससे बहुत फ़ायदा भी होगा और सबके मतलब आम जन के पहुंच तक ये चीज़ें मतलब वो रेशम पहुंच जाएगी आम लोगों तक। तो क्या हुआ कि इसका पालन शुरू हो गया रेशम के कीड़े का, जिसे बोलते हैं, जिसे टर्म दिया गया है सेरी कल्चर। सेरी कल्चर। ठीक है। अब देखो, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, वो इसकी पत्तियों को खाते हैं, फिर रेशम का उत्पादन करते हैं। और इस कीड़े को, जो रेशम का कीड़ा जिसे बोल रहे हैं, इस कीड़े का नाम होता है बाम्बेक्स मोरी। बाम्बेक्स मोरी। बाम्बेक्स मोरी। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये आपको ज़रूर पूछेगा। बाम्बेक्स मोरी। अब देखिए, और इसके उत्पादन के लिए अब रेशम के कीड़े को पालेंगे तो सबसे पहले शहतूत की खेती करेंगे, उसके बाद ही ना उसी के पेड़ से ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या होता है, और लाइफ साइकिल में आपको बता दे रही हूँ, वो देख लीजिए। ठीक है। अब देखो, अब क्या है, इसका जीवन चक्र देखते हैं कि क्या है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। इसमें आपका है 4 स्टेप होते हैं, ओनली 4। फर्स्ट स्टेप देखिए, एग, फिर लार्वा, फिर कोकुन, या उसे प्यूपा भी बोलते हैं, फिर एडल्ट, मॉथ, इसे मॉथ भी बोलते हैं, जो कीड़े होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए क्या है, देखिए फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है, पूर्ण आयु प्राप्त करने के बाद जो मादा कीड़े होते हैं, जो फीमेल मॉथ होते हैं, वो 3 दिन में अंडे दे देते हैं। ठीक है। फिर अंडे को या तो किसी विशेष वस्त्र पे या कागज़ पे दिलाया जाता है। फिर इन अंडे को हवादार या नमीयुक्त जगह पे, ठंडे स्थान पे 12 से 15 दिन के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद 15 दिन बाद जो अंडे होते हैं वो लार्वा में कन्वर्टेड हो जाते हैं। फिर लार्वा की भी देखभाल बहुत सावधानीपूर्वक की जाती है। प्रत्येक अंडे 3 मिलीमीटर अंडे से लार्वा निकलता है, और जिन्हें एक बांस की गोली या चटाई के चटाई रूप में जो ट्रे होता है उसमें रख दिया जाता है, और उन्हें शहतूत की पत्तियां दे दी जाती हैं खाने के लिए। ठीक है। और उसके बाद आपका ये पत्ते खाने लगते हैं और तेज़ी से मतलब उनकी प्रक्रियाएं बढ़ने लगती हैं, और वो अत्यंत क्रियाशील रहते हैं। फिर उसके बाद वो औसतन एक लार्वा अपने वजन का 38,000 गुना पत्ता खाता है। अब इसकी लंबाई 10 मिलीमीटर हो जाती है। इस लार्वे की लंबाई कितनी हो जाती है? 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद 30 दिन के पश्चात ये लार्वा पत्तियाँ खाना बंद कर देते हैं, और 3-4 जो इसकी अवस्थाएं हैं, क्रमिक अवस्थाएं उसमें गुजरते हैं, वो अपनी त्वचा को भी बदलना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका इनकी त्वचा का रंग जब स्लेटी से बदलकर गुलाबी हो जाता है, तो ये अंग्रेजी के 8 अक्षर, जो 8 बनता है ना, 8, 1 सेकेंड, 8 ऐसे दिखने लगते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद यह एक कोकून में बदल जाते हैं। ये आपका कोकून दिख रहा है, ऐसे हो जाता है।
कोकून में बदल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए लार्वा के बाद आपका आएगा प्यूपा। ये है प्यूपा। ठीक है, प्यूपा इसमें क्या होता है, इस अवस्था में कीड़े लगातार अपना जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसे स्रावित करना शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद इनके मुख के पास 2 ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें एक में फाइब्रिन और दूसरे में सेरिसीन। फाइब्रिन और सेरिसीन। फाइब्रिन और आपका सेरिसीन। फाइब्रिन और सेरिसीन, ये 2 प्रकार की मतलब कि लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो एक गोंद की तरह होती हैं, जो हवा के संपर्क में आने पे सूख जाती हैं और सूखने के पश्चात आपस में सड़ जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, प्यूपा अपने शरीर पे धीरे धीरे इन्हें लपेटने लगता है। 24 घंटे में ही ये अपना इतना लार स्रावित कर देता है, जिसमें वह उसी में छिप जाता है और अपने आप को उसमें लपेट देता है और 3 से 4 दिन में कोकून तैयार हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कोकून बनने के पश्चात जो प्यूपा होता है वो 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है कि रेशम की प्राप्ति हेतु इस अवस्था में कोकून को एकत्रित कर लिया जाता है और फिर उसे गर्म पानी या भाप में डालकर अंदर छिपे कीड़ों को मार दिया जाता है। और गर्म पानी से गोंद ढीले हो जाते हैं और रेशम का रेशा ले लिया जाता है, बना लिया जाता है। और कुछ को छोड़ दिया जाता है, कुछ कीड़ों को छोड़ दिया जाता है कि उनसे फिर नेक्स्ट प्रोसेस मतलब अंडा प्राप्त किया जा सके और ये साइकिल चलती रहे निरंतर। ठीक है, अब देख लीजिए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क। अभी मैंने आपको जो बताया है वो उसका रख रखाव और उसकी जो लाइफ साइकिल थी उसे मैंने बताया है। अब देख लीजिए कि इसमें निर्माण प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, बस नॉर्मली आप सुन लीजिए ध्यान से। पहले आप शहतूत की खेती करेंगे, फिर कीड़ों को पालेंगे, फिर कोकूनों का संग्रह करेंगे, कोकूनों की छटाई करेंगे, फिर जब छटाई करने के बाद उन्हें पानी में डालेंगे तो गोंद ढीला होगा, जो उनके एक सेकेंड। फिर उसके बाद आपका जो भाप में या उसके बाद पानी में, गर्म पानी में डालेंगे तो गोंद इसका ढीला होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए गोंद ढीला होगा। फिर धागे लपेटना शुरू कर देगा, फिर आप उससे धागे प्राप्त करेंगे, फिर लच्छियाँ तैयार करेंगे, फिर गांठें तैयार करेंगे, फिर धागे बनाएंगे, फिर गोंद हटाएंगे, फिर वस्त्र बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसका वजन बढ़ाएंगे और ब्लीचिंग करेंगे और रंगाई व छपाई करेंगे। फिर उसके बाद परिष्कृत जो आपको परिसज्जाएँ करनी है वो करेंगे और सुंदर वस्त्र तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सिल्क, रेशम के प्रकार। इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख लीजिए और समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा बहुत नहीं देखना है। देखिए अब 2 टाइप के होते हैं मेनली, एक कल्टिवेटेड, एक वाइल्ड सिल्क, मतलब उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम। ठीक है, अब उत्पादित में आपका 2 टाइप है, लपेटा हुआ रेशम और कटा हुआ रेशम। ठीक है, ये है आपका उत्कृष्ट श्रेणी का लपेटा हुआ रेशम जो अलौकिक होता है। देखो जो लपेटा हुआ रेशम होता है वो उत्कृष्ट श्रेणी का होता है और जो कटा हुआ रेशम होता है वो निम्न कोटि का होता है। ठीक है, बस इतना जान लो, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका जो है स्वनिर्मित रेशम है, उसमें आपका 3 होता है, मूंगा रेशम, टसर रेशम और एरी रेशम। जो मूंगा रेशम होता है आपका मेनली ओक के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से होता है उत्पादित और उसका रंग भूरा होता है और ये आसाम में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, सॉरी, आसाम का मूंगा रेशम जो होता है उसका रंग पीला होता है। बाकी जितने मूंगा रेशम होते हैं जहाँ जहाँ भी उत्पादित किया जाता है वो भूरे रंग का होता है। फिर आपका टसर रेशम जो है वो ओक एवं बबूल के पेड़ पे होता है और इसका रंग भूरा होता है। ठीक है, और जो टसर रेशम है वो बिहार में उत्पादित किया जाता है। लास्ट है आपका एरी रेशम, ये बंगाल और बिहार में उत्पादित किया जाता है और ये अरंडी के पेड़ पर फलने वाले कीड़े से उत्पादित होता है और इसका कलर पीला होता है। ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया है एनिमल फाइबर के अंतर्गत सिल्क का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।